नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये भारत की आज़ादी की कहानी के अहम मोड़ हैं। हम बात करेंगे 1885 से 1946 के बीच हुए कांग्रेस के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं अधिवेशनों की। हमारे सामने इन प्रमुख अधिवेशनों की एक रूपरेखा है। इसमें अध्यक्ष, स्थान, मुख्य बातें ये सब हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इन बैठकों ने स्वतंत्रता आंदोलन की सोच बदली, दिशा बदली, कैसे अंदर बहसें हुईं और कैसे धीरे धीरे वो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल हुआ। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। इन अधिवेशनों को सिर्फ मीटिंग्स की तरह देखना अधूरा होगा। ये वो मंच थे जहां भारत के भविष्य की कल्पना की जा रही थी, जहां रणनीतियां बन रही थीं और हाँ, जहां अलग अलग विचारधाराओं का टकराव भी था, संगम भी था। ये अधिवेशन कह सकते हैं उस दौर के भारत की राजनीतिक नब्ज थे। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले अधिवेशन से। 1885 बॉम्बे, डब्ल्यूसी बैनर्जी अध्यक्ष थे। यहां से एक संगठित अखिल भारतीय मंच की नींव पड़ी है ना। लेकिन शुरुआती लक्ष्य क्या थे? क्या पहले दिन से ही आज़ादी की बात हो रही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 1885 का अधिवेशन तो एक शुरुआत थी। उस समय के जो पढ़े लिखे संभ्रांत भारतीय थे, उनका एक समूह था ये, और वो ब्रिटिश शासन के तहत ही कुछ प्रशासनिक राजनीतिक सुधार चाहते थे। मांगे बहुत नरम थी, जैसे सिविल सेवाओं में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी हो, विधान परिषदों का थोड़ा विस्तार हो, ऐसी बातें। लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही भारतीयों के लिए बेहतर जगह बनाना था, ना कि उसे उखाड़ फेंकना। और जैसे आपने कहा, 1889 में जॉर्ज यूल का अध्यक्ष बनना, एक विदेशी का, वो भी इसी शुरुआती उदारवादी और समावेशी सोच को दिखाता है। तब भी ब्रिटिश न्यायप्रियता में एक विश्वास बाकी था। तो ये नरम दौर ये कब तक चला? बदलाव कब आना शुरू हुआ? मुझे लगता है बंगाल विभाजन 1905 वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन का वो फैसला, उसने पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त गुस्सा पैदा किया था। तो इस अधिवेशन में विभाजन की कड़ी आलोचना हुई और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला। यहीं से कांग्रेस के तेवर में थोड़ी सख्ती आनी शुरू हुई। सिर्फ याचिकाओं से आगे बढ़कर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाने की ये एक तरह से शुरुआत थी। हाँ, और इसी माहौल में फिर अगले ही साल 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये कितना बड़ा बदलाव था? क्या इसका वही था जो हम आज समझते हैं, पूरी आजादी? देखिए, स्वराज शब्द का आना यकीनन एक महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ था। दादा भाई नौरोजी जैसे सम्मानित नेता ने इसका इस्तेमाल किया तो उसे वजन मिला। लेकिन उस समय स्वराज की व्याख्या पर मतभेद थे। नरम दल के लिए इसका अब भी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस जैसा था, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। पर जो गरम दल के नेता थे, उनके लिए इसके मायने ज्यादा रैडिकल थे, पूर्ण स्वतंत्रता के थोड़े करीब। तो ये शब्द एक आकांक्षा बन गया, पर हाँ, उसकी स्पष्ट परिभाषा पर आम सहमति बनने में वक्त लगा। और ये मतभेद फिर खुलकर सामने आ गया अगले ही साल 1907 में सूरत में। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल। ये विभाजन क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ विचारों के टकराव था या कुछ और भी था इसके पीछे? सूरत का विभाजन देखिए, कई सालों से जो मतभेद पनप रहे थे, उनका नतीजा था। ये सिर्फ विचारों का टकराव नहीं था, ये रणनीति का, नेतृत्व की शैली का भी संघर्ष था। नरम दल, जिनका नेतृत्व गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता कर रहे थे, वो संवैधानिक दायरे में रहकर धीरे धीरे सुधार चाहते थे। उन्हें लगता था कि जल्दबाजी से आंदोलन को नुकसान होगा। दूसरी ओर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, हाँ, लाल बाल पाल जी, उनके नेतृत्व वाला गरम दल था। वो बहिष्कार, स्वदेशी, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे ज्यादा मुखर, ज्यादा उग्र तरीकों से स्वराज चाहते थे। उन्हें लगता था नरम दल की याचिका नीति बेकार हो चुकी है। तो सूरत में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर ये टकराव एकदम सतह पर आ गया और नतीजा हुआ विभाजन।
ये दिखाता है कि आंदोलन अपनी दिशा और तेवर को लेकर एक गहरे मंथन से गुजर रहा था। इस विभाजन का असर क्या हुआ फिर? क्या कांग्रेस कमजोर पड़ गई? हाँ, तात्कालिक रूप से तो हाँ, विभाजन ने कांग्रेस को कमजोर किया। गरम दल के नेता या तो जेल में थे या राजनीति से बाहर हो गए और नरम दल का जनाधार उतना व्यापक नहीं रह गया था। लेकिन देखा जाए तो ये विभाजन शायद जरूरी भी था, क्योंकि इसने भविष्य की राजनीति के लिए मुद्दे साफ कर दिए। आगे चलकर दोनों धाराएं फिर मिली भी, लेकिन ये टकराव दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन कोई एक ही दिशा में बहने वाली नदी नहीं थी। उसमें आंतरिक लोकतंत्र और बहस की गुंजाइश हमेशा थी। हाँ, और ये दोबारा मिलन हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। यहाँ न सिर्फ नरम दल और गरम दल एक हुए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वो ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट भी हुआ। ये समझौता कितना महत्वपूर्ण था? लखनऊ पैक्ट उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। पहली बार भारत के दो प्रमुख राजनीतिक संगठन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांगे रखने पर सहमत हुए। स्वशासन का अधिकार इसमें प्रमुख था। हाँ, मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचक मंडल पर कांग्रेस की सहमति मिली, जिसके दूरगामी परिणाम हुए वो एक अलग बहस है, लेकिन तात्कालिक रूप से इसने हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकता को बल दिया। और नरम दल गरम दल का एक मंच पर आना भी संगठन के लिए एक नई जान डालने जैसा था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दी। इसी दौर में 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये भी एक अहम घटना मानी जाती है। बिल्कुल, एनी बेसेंट का अध्यक्ष बनना सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी और उनके द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसकी बढ़ती लोकप्रियता को भी दिखाता था। इसने कांग्रेस के सामाजिक आधार को और फैलाया और दिखाया कि आंदोलन अलग अलग विचारधाराओं और समूहों को अपने में समेट रहा था। फिर आता है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और ये जलियांवाला बाग नरसंहार के फौरन बाद हुआ। उस माहौल में इस अधिवेशन का क्या महत्व था? अमृतसर अधिवेशन बहुत ही गहरे शोक और गुस्से के माहौल में हुआ था। जलियांवाला बाग ने पूरे देश को हिला दिया था और ब्रिटिश न्याय पर से भरोसा कह सकते हैं लगभग उठ चुका था। इस अधिवेशन में नरसंहार की कठोरतम शब्दों में निंदा हुई, पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उनकी जांच की मांग हुई और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का भी संकेत मिला। इसने कांग्रेस के रुख को और मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। और अगले ही साल 1920 में नागपुर में सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। इसे अक्सर गांधी युग की वास्तविक शुरुआत मानते हैं लोग। हाँ, नागपुर अधिवेशन एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहली बार एक देशव्यापी जन आंदोलन का बिगुल फूंका। असहयोग का मतलब था ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करना, उपाधियां लौटाना, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सबका बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली। लक्ष्य था सरकार के कामकाज को ठप करके स्वराज हासिल करना। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक जन आंदोलन वाले चरण की शुरुआत थी। इसने आम आदमी को आंदोलन से जोड़ा। गांधी जी आंदोलन के केंद्र में तो थे, लेकिन दिलचस्प बात है कि उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, गांधी जी की भूमिका वो पारंपरिक अध्यक्ष से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो आंदोलन के नैतिक और आध्यात्मिक नेता थे। शायद वो संगठनात्मक पदों की राजनीति से ऊपर रहकर सबको दिशा देना चाहते थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन उस समय हुआ जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी, जो परिषदों में जाना चाहती थी, और नो चेंजर्स, जो रचनात्मक कामों पर जोर दे रहे थे, उनके बीच मतभेद थे। तो गांधी जी की अध्यक्षता ने इन मतभेदों को कम करने और संगठन में एकता बनाए रखने में मदद की। अच्छा, आगे बढ़ते हुए 1927 का मद्रास अधिवेशन। एम ए अंसारी अध्यक्ष थे। ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए जाना जाता है। ये बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण था इतना? साइमन कमीशन बना था भारत में संवैधानिक सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, सभी अंग्रेज थे। जी, इसे श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन कहा गया और ये भारतीयों के लिए एक राष्ट्रीय अपमान जैसा था। तो मद्रास अधिवेशन में सभी दलों ने मिलकर इसके बहिष्कार का फैसला किया और जब कमीशन भारत आया
तो पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस बहिष्कार ने भारतीय राजनीतिक दलों को एकजुट किया और ये सवाल खड़ा किया कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला खुद क्यों नहीं कर सकते। इसी के जवाब में फिर नेहरू रिपोर्ट भी आई, जो भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास था। और फिर वो क्षण आया जिसका जिक्र हमेशा बड़े गर्व से होता है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ये कितना बड़ा कदम था पिछले स्वराज की मांग से। आंदोलन का लक्ष्य पूरी तरह बदल दिया। अब तक कांग्रेस आधिकारिक तौर पर डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बात करती रही थी। हालांकि बहसें तो चली रही थीं। पूर्ण स्वराज का मतलब था ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये एक स्पष्ट और निर्भीक घोषणा थी। रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया। इसने खासकर युवाओं में बहुत जोश भर दिया और आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी। अब लक्ष्य बिल्कुल साफ था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के बाद 1931 में कराची में सरदार पटेल की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। यहां गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई, लेकिन साथ ही मौलिक अधिकारों पर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। कराची अधिवेशन बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। आंदोलन स्थगित हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। अधिवेशन ने इस समझौते को मंजूरी दी। हालांकि कई युवा और वामपंथी नेता इससे खुश नहीं थे। खासकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के ठीक बाद ही हो रहा था। माहौल बहुत गर्म था। बिल्कुल। दूसरी तरफ इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, वयस्क मताधिकार, किसानों मजदूरों के हितों की रक्षा, ऐसी बातें शामिल थीं। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत का सामाजिक और आर्थिक स्वरूप कैसा हो, ये भी सोच रही थी। ये भविष्य के भारतीय संविधान की नींव रखने जैसा था। 1930 के दशक में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों का प्रभाव भी बढ़ रहा था ना, खासकर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में समाजवादी विचारों पर जोर साफ दिखा। फिर 1938 में हरिपुरा अध्यक्षन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। यहाँ एक बहुत ही दूरदर्शी कदम उठाया गया, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन, और उसके अध्यक्ष नेहरू बनाए गए। इसका उद्देश्य था भारत के योजनाबद्ध आर्थिक विकास का खाका तैयार करना। ये दिखाता है कि कांग्रेस भविष्य के भारत के निर्माण के बारे में सोच रही थी। लेकिन अगले ही साल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष तो चुने गए, पर गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण संकट खड़ा हो गया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये त्रिपुरी संकट क्या था? त्रिपुरी संकट कांग्रेस के भीतर विचारधारा, रणनीति और नेतृत्व शैली के गहरे मतभेदों का परिणाम था। बोस चाहते थे कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाए और ब्रिटिश सरकार पर फौरन दबाव बनाए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष छेड़ दे। वो किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ थे। दूसरी ओर गांधी जी और उनके समर्थक तत्काल किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे और वो बोस की कार्यशैली से भी असहमत थे। जब बोस दोबारा चुने गए, गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर, वो काफी चर्चित चुनाव था जी, तो कार्यकारिणी के गठन को लेकर मतभेद इतने बढ़ गए कि बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये कांग्रेस के इतिहास का एक दुखद अध्याय था। इसने बोस को कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भी नेतृत्व और दिशा को लेकर कितनी तीव्र बहसें थीं। और फिर हम आते हैं अंतिम निर्णायक दौर में, 1942 का बंबई अधिवेशन। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 तक स्थितियां बहुत बदल चुकी थीं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, जापानी सेना भारत के दरवाजे तक आ रही थी। कांग्रेस और गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों के भारत में बने रहने का कोई मतलब नहीं है और स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है।
बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी का करो या मरो का नारा वो अभूतपूर्व था। इसका मतलब था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एक तरह का स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह बन गया जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हालांकि इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना अंग्रेजों के लिए मुमकिन नहीं होगा। और इस लंबे सफर का एक प्रतीकात्मक अंत हुआ 1946 के मेरठ अधिवेशन में। अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। हाँ, मेरठ अधिवेशन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हुआ। तब तक ये लगभग तय हो चुका था कि भारत आजाद होगा। हालांकि विभाजन की त्रासदी भी साथ साथ आकार ले रहे थे। जेबी कृपलानी उस मुश्किल संक्रमण काल में अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन उन 60 सालों के संघर्ष, त्याग, बहस और संकल्प का प्रतीक था जो 1885 में बंबई से शुरू हुआ था। ये एक युग का अंत था और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म की दहलीज थी। तो इन सब अधिवेशनों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ बैठकों का सिलसिला तो नहीं है, ये एक पूरी विकास यात्रा है। बिल्कुल, ये यात्रा एक छोटे संभ्रांत समूह की याचिकाओं से शुरू होकर करोड़ों लोगों के जन आंदोलन तक पहुंचने की कहानी है। ये नरम दल से गरम दल, फिर गांधीवादी असहयोग, सविनय अवज्ञा और अंत में भारत छोड़ो तक राजनीति के विकास की कहानी है। ये सुधार से स्वराज और फिर पूर्ण स्वराज तक लक्ष्य के साफ होने की कहानी है। इन अधिवेशनों में आंतरिक मतभेद भी दिखे, जैसे सूरत विभाजन या त्रिपुरी संकट, लेकिन लक्ष्य पर आम सहमति बनी रही। ये अधिवेशन आधुनिक भारत की राजनीतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के निर्माण की, कह सकते हैं, प्रयोगशाला थे। आपने बहुत अच्छी तरह से इस पूरी यात्रा को समेटा है। लेकिन यहाँ एक बात और सोचने लायक है मेरे ख्याल से। ये सूची हमें उन बड़े ऐतिहासिक अधिवेशनों के बारे में बताती है जहां मुख्य फैसले लिए गए, पर उन फैसलों के पीछे की ज़मीनी हकीकत क्या थी? इन अधिवेशनों के बीच में जो होता था, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की बैठकें, स्थानीय स्तर पर चल रहे छोटे छोटे प्रतिरोध, किसानों और मजदूरों के आंदोलन, महिलाओं की भागीदारी, या वो अनगिनत गुमनाम कार्यकर्ता जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, क्या उनकी कहानी समझे बिना स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर बन सकती है? शायद असली संघर्ष और उसकी जो जटिलताएं हैं वो इन कम रोशनी वाले कोनों में छिपी हों। ये सचमुच एक विचारणीय बिंदु है। इतिहास की मुख्य धारा अक्सर बड़ी घटनाओं पर ही ध्यान देती है, लेकिन असली बदलाव शायद उन छोटी छोटी लहरों से आता है जो मिलकर तूफान खड़ा करती हैं। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।